कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बेनतीजा नौवीं मुलाकात कब बनेगी बात। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच एक बार फिर बातचीत का दौर चला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद सरकार किसान के बीच हुई ये पहली बैठक थी, लेकिन इस बार भी कुछ अलग नहीं दिखा। किसान संगठनों की ओर से अब भी कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार संशोधनों का हवाला दे रही है। बैठक फिर बेनतीजा रही। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। देखने वाली बात होगी, अगली बैठक में कोई निर्णय हो सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा एक्शन लेगी या कोई बड़ा फैसला लेगी, क्योंकि गेंद अब कोर्ट के पाले में भी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की चर्चा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने के बाद पहली चर्चा। कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं किसान। सरकार ने गिनाए अब तक किए गए संशोधन। किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी स्वीकार नहीं है, तो किसान संगठन और सरकार ने तय किया है कि बातचीत जारी रहेगी और बातचीत से ही हल निकालेंगे। किसान संगठन कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं, तो सरकार मांग को सिरे से खारिज कर चुकी है। कृषि कानून के मसले पर कांग्रेस एक बार फिर देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की ओर से किसान अधिकार दिवस मनाया गया, जिसके तहत सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी छिंदवाड़ा से ट्रैक्टर रैली निकालकर आंदोलन किया। सरकार किसानों के बीच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठन के बाद भी बातचीत जारी है। सर्वोच्च अदालत ने मुद्दा न सुलझने पर नाराजगी व्यक्त की थी। कमेटी का कहना था वो कानून के लागू होने पर रोक लगा दी थी। हालांकि अदालत ने जो कमेटी बनाई है उनमें से एक भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को कमेटी से हटा लिया और किसानों का समर्थन किया। वहीं 26 जनवरी को किसान संगठन दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। माना जा रहा है ये किसानों का शक्ति प्रदर्शन भी होगा, तो विपक्ष भी किसानों को खुलकर समर्थन दे रहा है। अब ऐसे में क्या केंद्र कृषि कानूनों को वापस लेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट कानून को रद्द कर देगी, देखना बाकी है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो 9वीं दौर की बातचीत भी सरकार और किसान संगठनों के बीच बेनतीजा रही। इससे पहले जितनी भी बैठकें हुई, ऐसा ही उन बैठकों में हुआ। और अब जब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, कोर्ट ने कमेटी इसको लेकर जिस तरह से बनाई है, बात की गई है इसको लेकर, लेकिन जो किसान संगठन हैं वो उन्हें कमेटी मंजूर नहीं है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब कमेटी मंजूर नहीं, तो फिर जब अलग अलग दौर की बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलना चाहिए। हालांकि अब 19 जनवरी को एक बार फिर इसी तरह की बैठक होगी। क्या इस बैठक में कुछ हल निकलेगा या फिर वही ढाक के 3 पात जो 9 दौर की बातचीत में दिख रहा है। आज हम इसी से जुड़े मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ में 2 मेहमान हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हमारे साथ में हैं ब्रजेश पांडे साहब, कांग्रेस प्रवक्ता। ब्रजेश जी, स्वागत करता हूं आपका। और हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी। शिशिर जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी के पास में ही आता हूं। शिशिर जी, जिस तरह से किसान संगठन
और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी, 9वीं दौर की बातचीत आज भी हुई, और ये ऐसे समय ये बातचीत हुई है 9वें दौर की, अगर 8 दौर की बातचीत को छोड़ दिया जाए, जब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इसमें बड़ा है और कमेटी बनाने को लेकर इसमें जब जो बात हुई है, क्या लगता है कि एक तरफ कोर्ट की कमेटी जिसको लेकर किसान संगठन कह रहे हैं उनको मंजूर नहीं, और फिर बातचीत के लिए फिर बैठक, क्या किसान संगठन अब इस दिशा में बढ़ने की सोच रहे हैं? हालांकि अभी भी वो पूरी तरीके से कह रहे हैं कि उन्हें मंजूर नहीं है, तीनों कृषि बिल अलग होना चाहिए, क्या कहेंगे? राजेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जब स्पष्ट निर्देश आ गए थे, उन्होंने सरकार को भी निर्देश दिए और साथ में एक कमेटी गठित करने की बात करी, और किसान संघों ने जो ऐसा कहना है कि जिन लोगों को कमेटी में रखा भारत सरकार ने, वो सारे किसान जो आंदोलन, जो भारत सरकार का जो किसान बिल है उस बिल के पक्ष में थे सारे लोग। इससे सारे किसान भड़क गए और उनका कहना था कि वो कमेटी में किसान संघ के लोगों को नहीं लिया गया है। एक्चुअल में प्रथम दृष्टया ऐसा नजर आता है कि शायद इसके कारण किसान असंतुष्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसानों को वार्ता के लिए बुलाया जरूर गया है, लेकिन भारत सरकार को कुछ ऐसे किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को उसमें शामिल कर लिया जाए और उनकी भी राय ली जाए। जिन 5 लोगों को उसमें सदस्य बनाया गया है राजेश जी, वो सारे के सारे भारत सरकार का जो अधिनियम है, ये किसानों से जुड़ा हुआ जो नई वो आई है, नीति आई है, उस पर तीनों जो अध्यादेश आए हैं, उन तीनों अध्यादेशों के समर्थन में है वो। तो मुझे लगता है राजेश जी कि अभी किसानों को और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मानते हुए एक बीच का रास्ता, भारत सरकार तो दौड़ वार्ता का दौर निकालते ही बैठक कर रही है, लेकिन इसमें निर्णायक स्थिति कब होगी? क्या यह ऐसे ही चलता रहेगा? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसको तत्काल समाप्त करने की आवश्यकता है। कई मतलब दर्जन से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, रोज हम सुन रहे हैं भीषण ठंड है, आप और हम यहाँ मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कितनी ठंड है, लेकिन जब पंजाब में और दिल्ली से लगे हुए इलाकों में, जो जम्मू कश्मीर से और उत्तर से जो हवाएं आ रही है, ठंड गला देने वाली है। बिल्कुल तो ठंड, बिल्कुल शिशिर जी, और ठंड है, और दूसरी तरफ लगातार आंदोलन के चलते जिस तरह से कहीं ना कहीं आम लोगों को भी परेशानी होती है, और कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था वैसे ही कोरोना के चलते खराब हुई है, और इस तरह के जब आंदोलन होते हैं तो कहीं ना कहीं देश और देश की जनता को इससे दो चार होना पड़ता है। हमारे साथ इस बीच में गोविंद मालू साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता जुड़ गए हैं। मालू जी, आपका स्वागत करता हूं, लेकिन पहले आता हूं ब्रजेश पांडे साहब, जो पहले से हमसे मुखातिब हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, क्या कहेंगे? आज तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मैदान में, और अगर हम छिंदवाड़ा में देखें तो पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी, तो क्या कांग्रेस अब इस पूरे मुद्दे को और तेजी से आगे ले जाएगी? देखिए राजेश जी, कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, कांग्रेस पार्टी 26 जून 2001 से, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ये कानून लाया जा रहा था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने इसका पार्लियामेंट में मुखर विरोध किया था। और कांग्रेस ने कहा था जब तक किसानों की एमएसपी को लेकर के आपके पास कंक्रीट फार्मूला नहीं है, तब तक इस पर किसी तरह की कोई भी अनावश्यक चर्चा या कोई भी नया विधेयक नहीं जोड़ा जाता। आज भी जो बैठक थी 2 बजे जब किसानों की बैठक हो रही थी, तब भी एमएसपी को लेकर के बात हुई, और हम समझते हैं कि 9वें दौर की बातचीत होने के बाद भी अगर कोई बातचीत बेनतीजा निकले तो कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप है, कहीं न कहीं किसानों को जो है वो केंद्र सरकार पे विश्वास नहीं है। और जिस तरह से उस समिति में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, उस समिति के एक माननीय सदस्य ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के किसानों के साथ हूँ और वहाँ की जनता के साथ हूँ, और हम अपने संगठन के साथ धोखा नहीं कर सकते। तो आप ये मान के चलिए कि आज पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर परसेप्शन बन गया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जबरदस्ती का ये बिल ला करके इस देश के अन्नदाता किसानों को टार्चर करना चाह रही है। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो किसानों का प्रतिनिधि था और जो आज केंद्रीय मंत्रियों के बीच जो बैठक हो रही थी, जब ये बात रखी गई कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया है और कहा है कि आप उससे बैठ के हम संवाद करें, तो किसानों ने निश्चय ही कह दिया कि साहब हमारी ओर से कोई एडवोकेट वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारी भी उपलब्ध नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है
हम सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, पर चूंकि हमारे कोई डेलीगेट्स या हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं था तो कोई बातचीत का मतलब नहीं, क्योंकि हम फार्मर्स हैं। बिल लेकिन ब्रजेश जी आरोप तो बीजेपी आरोप तो कांग्रेस पर लगा रही है कि कहीं ना कहीं उनको बरगलाने का काम कांग्रेस कर रही है, और जो एक माहौल बनना चाहिए बातचीत का, कहीं ना कहीं उसमें राजनीति और सियासत कांग्रेस ही कर रही है, फिर अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं। देखिए राजेश, विद्वान समझते हैं भौगोलिक रूप से जाकर खेती बाड़ी कराते हैं, समझता हूँ काले कानून लाए उस पर से ही एमएसपी को सरकार ने अपना स्पष्ट नहीं गलत है। आपको एक बात बताइए, एक का विरोध हो सकता है का विरोध किया और उन लोगों ने स्पष्ट साहब ऐसा है कि हमको बात से कोई मतलब नहीं है, हमको। चलिए ब्रजेश जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूँ। आवाज क्लियर आपका ऑडियो जो है वो क्लियर नहीं मिल रहा। मैं दोबारा आऊंगा इसी मुद्दे पर, मैं आपसे बातचीत करूंगा आगे की। और मालू साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत करता हूं मालू जी। आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी बोलिए। बिल्कुल। मालू साहब, जिस तरह से आज फिर 9वीं दौर की बातचीत हुई, बेनतीजा निकली, लेकिन यहाँ सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट जिस कमेटी को लेकर बात कर रहा है वो कमेटी किसान संगठनों को मंजूर नहीं है, और अभी भी जो सरकार, केंद्र सरकार है, वो आशा लगाए बैठी है कि कहीं ना कहीं बातचीत से कोई नतीजा निकलेगा। क्या है, एक तरफ कोर्ट इस पर पूरा संज्ञान ले चुकी है और दूसरी तरफ फिर बैठक जो सरकार के साथ में हुई है, क्या कहेंगे, किस तरह से उम्मीद, क्योंकि आज भी बेनतीजा रही है? देखिए, ये कुल मिलाकर हठ धर्मिता है जी। इसका ये मतलब है कि हमें तो जिद पकड़कर बैठना है। देखिए, जिद से लोकतंत्र में कोई निर्णय नहीं होते, आपसी बातचीत से उसका हल होता है, समाधान होता है, हर चीज का समाधान है। कोई व्यक्ति हर रोज कानून बनेंगे, रोज कानून बनते हैं, संसद में पास होते हैं, ऐसे कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए, वो कह दे कि कानून वापस लो, पूरा चक्का जाम कर दे, पूरे यहाँ से वहां तक का पूरा सभी की जो उसकी जी किसी शहर की किसी दूसरे शहर से संपर्क को काट दे और वो हठधर्मिता दिखाए और सरकार सदाशता दिखाती रहे, तो ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता। जब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, सुप्रीम कोर्ट कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, न्यायालय है, उसने यदि कोई वर्डिक्ट दिया है, उसने कोई सुझाया है उसका रास्ता, तो उसको क्यों नहीं, अरे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है ना, उससे किसानों को बात करने में क्यों परहेज होना चाहिए? बातचीत तो करना चाहिए, उसमें कोई निर्णय निकलेगा। पर ये कौन सी बात हुई कि पहले कानून वापस लो फिर बात कर, फिर क्या बात करेंगे, फिर कुछ बात ही नहीं बचेगी, कानून वापस दो तो काम खत्म हो गया। देखिए, ये ऐसा लोकतंत्र में ऐसी हठधर्मिता नहीं चलती, और कांग्रेस के खुद के मैनिफेस्टो में ये था और आज कांग्रेस उसको हवा दे रही है। कांग्रेस ने खुद ने अपने राज में ये सब किया और अब उसको हवा दे रही है। ये इस तरीके से किसानों का हित वो नहीं सोच रहे हैं, केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, और कम्युनिस्ट और कांग्रेस मिलकर इसको हवा दे रही है, किसानों को बरगला रही है। ये लेकिन मालू साहब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हठधर्मिता है ये हर संगठनों की, मालू साहब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हठधर्मिता है ये संगठनों की, किसान संगठनों की, लेकिन फिर भी सरकार उनके साथ बातचीत लगातार कर रही है। कोर्ट ने जिस तरह से संज्ञान लिया, उसके बाद भी 9वीं दौर की बातचीत हुई, फिर 19 तारीख को फिर इसको बैठक होगी। तो क्या बैठक के पहले अभी तय नहीं होता कि नहीं कोई ना कोई सोल्यूशन है, कोई ना कोई हल तो बने? आप एक भी इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कोई अड़ के ही बैठ जाए कि नहीं हमको तो सॉल्यूशन ही नहीं निकालना, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता जी। बैठक हो इसलिए रही कि सॉल्यूशन निकले जी। बैठक क्यों कर रही सरकार? नहीं, लेकिन जब अब जैसे 19 की डेट तय की गई है, तो क्या आज की बैठक में तय नहीं होता कि भैया अब 19 को बैठेंगे ना, तो कोई ना कोई हल तो निकलना चाहिए, किसी न किसी तरह का कोई सुझाव जिस पर हम बातचीत करेंगे आगे। सुझाव की सरकार मांग रही है इनसे, और ये बैठक में एक ही रद्द लगाए, कानून वापस। सरकार कह रही है भाई कानून में क्या खराबी है, हमको समझाइए, आप तर्कपूर्ण ढंग से बात करिए। ये हठधर्मिता है कि आप तो कानून वापस लो, हमको नहीं मालूम, ये किसानों का हित में। अभी तो एक बात होगी किसानों का हित में, व्यक्ति के हित में, उसमें सुझाइए ना, इसमें तकलीफ क्या है? सरकार कोई किसानों का हित चाह रही है। देखिए
चलिए मैं दोबारा आता हूं गोविंद मालू साहब आपके पास में। फिर जाना है जी जी, मैं दोबारा आता हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय के पास में आता हूं मैं। शिशिर जी, क्या कहेंगे जिस तरह से मालू साहब कह रहे हैं कि एक तरफ हठ धर्मिता या फिर जो माहौल, जो वातावरण बातचीत का होना चाहिए वो नहीं बनता, और तारीख पर तारीख बैठक को लेकर होती है। आज भी कुछ नहीं हुआ, 19 को फिर बैठक होगी। तो क्या अगली बैठक के पहले कोई ऐसा एजेंडा सेट नहीं होता कि नहीं भाई हम तो 9 बार बैठ चुके हैं, कुछ नहीं होता है, वही बात 1 इंच जो है पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वही बात है कि जो 3 के 3 कृषि कानून उनको वापस लिया जाए। तो ऐसी बैठकों का औचित्य क्या है? और फिर जब कोर्ट इसमें संज्ञान ले चुका है तो क्या लगता है कि ऐसे बैठकों से अभी भी जो केंद्र सरकार है वो कुछ आशा लगाए बैठी है? मुझे लगता है कि राजेश जी, हमारे मित्र गोविंद मालू जी जो कह रहे हैं उसमें हठ धार्मिकता अगर किसानों की है तो शायद हठ धार्मिकता सरकार की भी है जी, क्योंकि तारीख पे तारीख एक बहुत पहले एक डायलॉग आया था सन्नी देओल का जी, ये वही नजर आ रहा है जी। और अगर उसके लिए असफल केंद्र सरकार के वो मंत्री है तो मंत्रियों को हटा क्यों नहीं देते जी। जो नहीं कर पा रहे, सिर्फ 15, उसके बाद 19, इसके पहले 5, उसके पहले सिर्फ डेट बढ़ती चली जा रही है। जी। आपको आश्चर्य होगा, गोविंद मालू जी ने अभी जो कहा, ये मेरे ही एक कार्यक्रम में बैठे हुए थे और बाबा रामदेव जी अनशन कर रहे थे और गोविंद मालू जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग कहते थे उस समय मेरे स्टूडियो में, ये कहा था उन्होंने कि देश में लोकतंत्र है और अभिव्यक्ति है, अगर हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे तो फिर हम क्या अंग्रेजों के शासन में है क्या? आज वो ये कहे अधमिता है और उस पर चर्चा नहीं हो सकती है, ये गलत बात है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र का जो नुमाइंदे हैं जो चर्चा करना चाहते हैं वो असफल है क्योंकि जी राजेश जी 2014 में ऐसी परिस्थिति बनी थी, मनमोहन सिंह जी सरकार के पहले की मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री उस समय और बाबा रामदेव जी ने अनशन किया था। आपको शायद याद होगा कि उस समय बहुत हंगामा हुआ था, बहुत परिस्थिति ऐसी बनी थी। तो आज स्टेट में आज की परिस्थिति में अगर ये कर रहे हैं तो कोई ना कोई कमी तो रह जाती है। मेरे मित्र गोविंद मालू जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि कहीं ना कहीं ठीक है किसान असहयोग कर रहे हैं, केंद्र सरकार तो कोई बीच का रास्ता निकाल ले। केंद्र सरकार आखिर कुछ कदम क्यों, सारे लोग असफल हो गए, कोई भी किसानों को तैयार नहीं कर पा रहा है, तो कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए कि भाई बैठे अपन बात करें। बस अगली तारीख दे दी, अगली तारीख दे दी। मुझे तो ऐसा लगता है राजेश जी कि ये शायद देश में महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें चारों तरफ। आज भी देखिए आप 6 एयरपोर्ट और दे दिए गए अडानी जी को। इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए लंबा खींचा जा रहा है किसान आंदोलन को, और किसान आंदोलन चलता रहेगा तो देश की जनता को सिर्फ किसानों की तरफ ही निगाह है, बाकी किसी की तरफ नहीं है। आज देखिए कांग्रेस बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, बहुत महंगाई, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 60 रुपए पेट्रोल डीजल होता था राजेश भाई, और शिवराज जी साइकिल चलाया करते थे। बहुत सारी ऐसी आंदोलन करती थी भाजपा। आज कांग्रेस ही चुप है, एक के शब्द मुंह से नहीं निकलता कि जनता 700 रुपए का सिलेंडर खरीद रही है, 93-95 रुपए का पेट्रोल ले रही है, 84 रुपए का डीजल ले रही है, और कहां से ये लाए? खाद्य आयल जो है, जो हम घर में तेल उपयोग करते हैं राजेश जी, जो 100 रुपए मिलता था वो आज 150 रुपए 180 रुपए हो चुका है। 30-40% कीमत हर चीज की बढ़ चुकी है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा सिर्फ हो रही है किसान, और वो भी डेट पे डेट देते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है गोविंद भाई भी जी, हमारे गोविंद मालू जी भी और ये भी हमारे यादव जी भी जब किराना खरीदने जाते होंगे तब का किराना और आपके किराने में क्या हालत है, इस पे कोई नहीं विचार कर रहा क्योंकि पिस रही है जनता। बिल्कुल, काफी अहम बात डॉक्टर शिशिर उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार कह, निश्चित तौर पर वो तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, उठना भी चाहिए। और ब्रजेश पांडे साहब कुछ कह रहे थे, काफी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस पर भी कहीं ना कहीं सवाल इस बात को लेकर है कि आपको भी जब मुद्दे मिलते हैं तो जिस जीवटता के साथ और जिस आक्रामकता के साथ आपको उठाना चाहिए तो नहीं उठाते। एक विपक्ष की एक जो बड़ी भूमिका होती है, ठीक है आज बीजेपी सरकार में है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का भी उत्तरदायित्व बनता है। पहले ब्रजेश जी मैं आपसे वो जवाब लूंगा जो आप मालू साहब जब सवाल कर रहे थे तब, और फिर बाद में जो कुछ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय साहब ने कहा। देखिए राजेश जी,
डॉक्टर शिशिर उपाध्याय साहब मध्य प्रदेश के बड़े वरिष्ठ पत्रकारों में गिने जाते हैं। जी। उनका खुद का अपना न्यूज चैनल है और बड़ी विवाद से खुद अच्छी बात जी उन्होंने अच्छी बातें किया। उन्होंने गोविंद मालू जी के सवालों का जवाब दिया। मैं जी। सहमत हूं उनकी बात से। जी देखिए, बहुत तेजी से बात है कि इस देश के फेडरल मूवमेंट के समय 1947 के पहले इस देश की आजादी में वीर मंगल पांडे से लेके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लाल बालपाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह से लेके बहुत सारे ऐसे सेनानी थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना खून पसीना बहाया और देश के लिए शहादत दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, उस समय ये अंबानी अडानी या कोई पूंजीपति नहीं है। आज अगर ये सरकार सिर्फ 5 या 4 पूंजीपतियों के हिसाब से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तय करेगी, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ तय करेगी, देश के हर उन क्षेत्रों में तय करना चाहती है। आप देखिए, अभी डॉक्टर साहब कह ही रहे थे, आप बताइए, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, कहीं कुछ बचा ही नहीं है। रेलवे के स्लीपर बिक रहे हैं। अब आप बताइए, खाद्य सुरक्षा भी अगर चली जाएगी किसानों के पास, अन्नदाता किसानों के पास, तो उनके पास क्या बचेगा अगर देश के ये 4-5 पूंजीपति तय करेंगे कि किस किसान के खेत से निकलने वाली तिलहन की फसल का, आलू की फसल का क्या रेट होगा, तो कैसे देश का गुजारा चलेगा। इकोनॉमी लगातार देश की गिरती जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये बात कि मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा ये बात। हम कह रहे हैं कि आपको अगर कोई बात करना था कि कानून जो देश का अन्नदाता किसान बार बार कह रहा है, वो तो कांग्रेस को भी कह रहा है, हर विपक्षी दल को, कि हम तो आपका मुझे कोई समर्थन नहीं है, मैं कोई समर्थन नहीं चाह रहा हूं, मैं अपनी बातों को लेके कह रहा हूं। तो बार बार अन्नदाता किसान कह रहा है। और आज जो राहुल गांधी जी ने कहा, या जो राहुल गांधी जी ने डिमॉन्स्ट्रेशन किया राजभवन में जाकर, उन्होंने जुलूस के रूप में, कांग्रेस का जुलूस के रूप में उन्होंने जय जवान जय किसान का उद्घोष करते हुए नारा दिया, तो हम समझते हैं कि ये सारा का सारा इसलिए है कि इस देश में मोदी सरकार ने बिना किसी डिस्कशन के इस तरह का काला कानून लाया। 3 काले कानून जब लाया, तब क्या किसानों के प्रतिनिधियों से बात नहीं कर सकते थे, 62 प्रतिनिधियों से, कि भैया हम इस तरह का कानून लेकर के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। प्रथम दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर लताड़ भी लगाई थी। अब तो बड़ी अच्छी बात हो गई, जो चीज आपसे हैंडल ना हो आप कोर्ट पहुंच जाओ। मैं खुद एक अधिवक्ता हूं, मुझे ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह देश जो है, भाजपा सरकार को समझना पड़ेगा, यह देश उन अन्नदाता किसानों का है जो इस देश के जीविकोपार्जन के लिए अपना 24 घंटे बहाते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं। पूंजीपतियों का जागीर नहीं है ये देश। तो जब तक आप किसानों के हित में कोई बात नहीं करेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुछ कहें, चाहे राजनाथ सिंह जी कुछ कहें, चाहे पीयूष गोयल जी कहें, जो भी कोई ऐसा बात करता है, क्योंकि अन्नदाता जो होता है वो कोई तानाशाह नहीं होता, वो कोई शासक नहीं होता, वो हमारे आपके उदर पोषण करने वाला वो एक व्यक्ति हुआ करता है, जिसके माध्यम से हम लोगों को अन्न अंदर तक पहुंचता है। आज बेंगलुरु में लोगों ने प्रदर्शन किया, और मैं समझता हूं देश के हर हिस्सों में लोगों ने प्रदर्शन किया। आज देखिए, आप रेलवे, वाणिज्य, खाद्य, हर चीजों को आप प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हो, कहीं कुछ बचा ही नहीं है। क्या कांग्रेस ने आप कुछ साल पहले, चलिए मालू साहब के पास में आता हूं। मालू साहब ही जवाब देंगे। गोविंद मालू साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, मालू साहब क्या कहेंगे? और जिस तरह से बात आंदोलन की है, और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जिस तरह से कह रहे थे कि समय के अनुसार एजेंडा क्यों बदल जाता है, जब आपकी बात होती है तो आप कहते हैं कि ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, आज़ादी है हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की। अब जब किसान आंदोलन लगातार चल रहा है तो हट धर्मिता इसको बता रहे हैं, या फिर जो कुछ ब्रजेश पांडे साहब कह रहे हैं, क्या कहेंगे? हेलो जी मालू साहब, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूं कि जब आपकी बात होती है, जब बीजेपी कोई आंदोलन करती है, किसी तरह का विरोध करती है, तो वो प्रजातंत्र लोकतंत्र हो जाता है। और जब फिर अगर कोई किसान अपनी बात रखता है तो वह हट धर्मिता हो जाती है। और दूसरी तरफ जिस तरह से ब्रजेश पांडे साहब कह रहे थे, जी जी, मैं लोकतंत्र के तकाजे की बात कर रहा हूँ। ये बात को तोड़ मरोड़ कर इसलिए कि देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं ये लोग। जी, मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि संवाद होना चाहिए। जी, क्या सरकार संवाद नहीं कर रही है? जी, क्या किसान उस संवाद की सम्मान कर रहे हैं? जी, क्या किसान संगठन जो तथाकथित कुछ लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो सरकार के साथ संवाद में भागीदार हो रहे हैं? क्या वो हठधर्मिता नहीं दिखा रहे हैं? कानून वापस लो, चाहे कानून। तो मालू साहब फिर विकल्प क्या है? कैसे मालू साहब फिर हल कैसे निकलेगा? जी, किसानों का कोई यही बोलता हूँ, काल्पनिक बातों पर
संभावनाओं पर आंदोलन किया जाए, उन शंकाओं का जो निर्मूल है उनका समाधान करना सरकार का काम है और सरकार कर रही है। तो आप बातचीत नहीं करेंगे, पहले हकदर्मिता यही है कि आपको वापस चलेंगे, फिर बातचीत किस बात की करेंगे। तो सरकार ने बहुत सारे प्रस्ताव सुझाव रखे, ये भी कहा तो जिस राज्य करना हो वो करे, नहीं करना हो नहीं करे, हम इस बात पे भी राजी नहीं, तो उस पर भी राजी नहीं है। अरे ये तो किसानों की पॉलिसी सरकारें जो बनाती है, तो सरकार को तो इसको विद्रोह थोड़ी करना है। सरकार चुनाव लड़ती है, सरकार के लोग चुनाव में जाते हैं, तो क्या वो किसानों का बुरा चाहेंगे, क्या उनका अहित चाहेंगे, क्या उनसे विरोध बोल देंगे? मुझे समझ में नहीं आता है कि कुछ लोग जो इसको हवा दे रहे हैं। चलिए मालू साहब, छोटा सा सवाल बात करने का तरीका होता है। चलिए मालू साहब, एक छोटा सवाल आखिर में, कब तक ऐसा चलता रहेगा? वो हठधर्मिता कहें, वो पीछे हटने को तैयार है, ये कहें, कब इसका हल निकलेगा? कि सरकार कानून तो वापस नहीं लेगी, किसानों को इस पर बात करके, वो जो तर्कपूर्ण बात है, जो समस्या है या कुछ। चलिए, तो बिल्कुल जिस तरह से बार बात कर रही है, लगातार बातचीत का दौर अभी भी जारी है, गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में भी है, कमेटी बनाने की भी बात हुई है, लेकिन कुल मिलाकर अभी लबोलबाब देखा जाए तो स्थिति जस की तस है। चाहे सरकार हो वो अपने स्टैंड पर है और किसान संगठन अपने स्टैंड पर है, लेकिन बड़ा सवाल अब इसी बात को लेकर है कि आखिर कब इसका समाधान होगा। जो लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है, ये सिर्फ किसान आंदोलन है, अन्नदाता से जुड़ा आंदोलन है, लेकिन इसके सपोर्टिंग जो तमाम तरह की परेशानियां लोगों को होती हैं, कहीं ना कहीं देश का इसमें अहित होता है। लगातार जो महंगाई बढ़ रही है वो भी एक है, और आम जनता को, गरीब जनता को, मध्यम वर्गीय जनता को इससे दो चार होना पड़ता है। तमाम सारे सवाल है, लेकिन इसका हल निकलना चाहिए, जल्द से जल्द निकलना चाहिए, लेकिन कैसे निकलेगा ये अभी कुछ साफ नहीं है। न सरकार के पास कोई जवाब है, न किसान संगठनों के पास जवाब है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इसमें पैरवी की है, देखना होगा कि इसके बाद क्या जल्द इसका कोई समाधान निकलता है। आज हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए गोविंद मालू साहब आपका, ब्रजेश पांडे साहब आपका और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय साहब आपका, तीनों मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगा। और जिस तरह से जो बेनतीजा 9वीं दौर की मुलाकात रही, और सवाल अब यह है कि बात कब बनेगी, कब इसका समाधान होगा, कब इसका हल निकलेगा। हर किसी को इसका इंतजार है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई इस तरह के आंदोलन से प्रभावित होता है। देश की इकोनॉमी है जो वो प्रभावित होती है। उम्मीद की जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं जब कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है, हालांकि बातचीत अभी भी 19 जनवरी को होगी, क्या उसमें कोई हल निकल पाएगा, या फिर कोर्ट ने जिस तरह से इसमें दखल दिया है उसके बाद कुछ समाधान निकलता है। ये तमाम सारी चीजें होंगी, आगे हमें देखने को मिलेगी। न्यूज़ वर्ल्ड लगातार इस खबर पर अपडेट आप तक पहुंचाता रहता है, आगे का अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। आज की चर्चा है बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।